हेलो रिस्पेक्टेड फ्यूचर टीचर्स एंड प्रेजेंट टीचर ऑल्सो जो ट्राई कर रहे हैं डीएसएसबी के लिए। तो मैं अपना पेपर शेयर कर रहा था। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपना एक टायर 1 का फर्स्ट पार्ट ट्यूटोरियल डिस्कस किया था, जिसमें 150 तक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए थे। पहले 50 क्वेश्चन थोड़ा स्पीड पे किया था। अब मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा उसको स्लो करने की। बाद में मुझे फील हुआ कि बहुत स्पीड पे किया, तो थोड़ा सा धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। बट एक्चुअल पेपर बहुत आसान था। आप आराम से आप कोशिश करिएगा कि अपना जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको स्पीड पे कवर कर पाएँ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे करेक्टली, रॉन्गली नहीं करने, उतना अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर पेपर इजी है या एवरेज है तो स्कोर बहुत हाई जाता है, राइट। तो इसलिए कोशिश करिए, प्रैक्टिस बहुत करिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी जो है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो तो अच्छी तरह कर ही लीजिए। साथ में जेई लेवल के क्वेश्चंस, नहीं तो एनडीए के पेपर आप जरूर डिस्कस करिए, क्योंकि एनडीए का लेवल भी इसी लेवल पे ही होता है, ज़्यादा हाई नहीं होता। और जेई मेन के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो जैसे ही 151 क्वेश्चन दिख रहा है कि ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस कहाँ होगा, तो डिसकॉन्टीन्यूस बेसिकली जहाँ ये डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये फंक्शन जो है डिनोमिनेटर जीरो कब नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो कब होगा। बेसिकली हम ये देखते हैं, तो 4x माइनस एक्स क्यूब जीरो हमने देखा, तो यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिया, तो या तो x ज़ीरो होगा या x2 होगा या -2 होगा। इन 3 पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये एक्जैक्टली 3 पॉइंट पे डिसकॉन्टीन्यूस होगा, राइट। अदरवाइज पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है तो डिफाइन होना चाहिए, बट डिफाइन गए क्योंकि यहाँ पे ना उसने बोला नहीं। अगर यहाँ बोल देता कि भी x 0 4 2 और -2 नहीं हो सकते, फिर तो कहते हैं कि हर जगह डिफाइंड है, हर जगह कॉन्टीन्यूस है। बट उसने बोला नहीं। इसका मतलब क्या है कि इन 3 पॉइंट को हम नॉट डिफाइन में भी नहीं ले सकते, तो इसलिए हम इनको 3 पॉइंट को लेंगे नॉट डिसकॉन्टीन्यूस में। अब चलते हैं हम 152 क्वेश्चन पे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक कंसेप्ट है, अगर आपको याद हो कि ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जो फॉर्म होती है, या अगर आपको नहीं पता है तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा लाइक करती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये मिनिमम। तो यहाँ पे a यानी साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है और कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 है। यानी हम कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो होगा वही इस कंसेप्ट किसके बीच में लाई करेगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी √2 से लेके -√2 के बीच में। तो मिनिमम वैल्यू -√2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी। और क्योंकि उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी √2। जरूरी नहीं है, कई बार आप हो सकता है कि आप इसको मैक्सिमम मिनिमम की अप्रोच में ले चले, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, राइट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। पूछा कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है। हमें पता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जिसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, नेगेटिव। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कॉस एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पार्ट पॉजिटिव है, बट माइनस होने की वजह से ये डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। आप बाकी को चेक करना चाहे कर सकते हैं, बट कंपिटेटिव लेवल पे तो एक बार हम फटाफट अगर हमें क्लिक कर जाता तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2 cos 2x, तो फिर ये पार्टली डिक्रीजिंग है पार्टली इंक्रीजिंग है। इसका डेरिवेटिव आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए इंक्रीज करेगा। ऐसे आप चेक करना चेक कर सकते हैं। अब यहाँ 2 कर्व दे रखे हैं, हमसे पूछा है कि बीच में बेसिकली एंगल बताओ, 90 है, टच कर रहा है, फाइट क्या है। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों का ना स्लोप निकाल लेते हैं। तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं इस कर्व का, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3x इंटू 2y वाई डैश प्लस x का डेरिवेटिव 1 वाई स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास 3x² माइनस 3y² अपॉन 6xy, राइट। ये आ गई फर्स्ट जगह का डेरिवेटिव। तो मान लेते ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया फर्स्ट कर्व का, हम पॉइंट xy मान के चलते हैं। ऐसे ही जब इसको डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6xy प्लस 3y इंटू 2x, और साथ में आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैंने 6x लिया है। 6x क्यों लिया था, यहाँ पे एक बार ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हम प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3x² एज इट इज़ वाई डैश का y का वाई डैश, फिर उसके बाद 3y एज इट इज़ x² का 2x और y³ का 3y डैश y² वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा 6xy अपॉन 3x² माइनस 3y² इक्वल टू वाई डैश विद नेगेटिव साइन। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट
-1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, तो हम कह देंगे कि ये कट कर रहे हैं राइट एंगल पे। अदरवाइज एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan phi = m1 - m2 / 1 + m1 m2, वो करके भी देख सकते थे। 155 क्वेश्चन, इसकी मैक्सी वाली पूछी है, तो हमने क्या करते हैं, इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। तो यहाँ पे 8x है, तो 8 का हाफ हो गया 4, 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि परफेक्ट स्क्वायर बना सके। तो ये बन गया x - 4 का होल स्क्वायर +1, क्योंकि 16 माइनस का +17। अब हमें पता है ये तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो x - 4 का स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर रहेगा। +1 कर दी दोनों साइड, ये हमारा फंक्शन बन गया, यानी फंक्शन हमारा 1 से बड़ा रहेगा, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन था, राइट। 156 क्वेश्चन, मैक्सिमम की अप्रोच है। हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6x² - 6x - 12, तो x6 कॉमन ले लिया, तो x² - x - 2 हो गया, इसके फैक्टर बन गए x² - 2x + x - 2, तो x की 2 वैल्यू आ गई 2n - 1। फिर सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया, इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 2x - 1। अब सेकेंड डेरिवेटिव 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी मिनिमा, और -1 पुट करने पे माइनस आ रहा है, तो मैक्सिमा, यानी इसमें एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है, यानी हमारी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गई है ना। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो सी क्वेश्चन हो गया। ये अभी क्वालिफाइंग पेपर था। 157 क्वेश्चन मुझे बहुत टाइम लगा पहले तो, बट ये ना एक्चुअली क्वेश्चन गलत था, मिसप्रिंट था। यहाँ पे बाद में इसके मार्क्स हटा दिए गए थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन बेसिकली था 0 to 1 ET/1 + t का होल स्क्वायर है, ठीक है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है सॉल्व। बट उस टाइम कई बार होता है कि हमें लगता है कि क्वेश्चन सही है, हम बार बार ट्राई करते रहते हैं। तो बट आप ऐसे कोशिश करना कि अगर आपको लगे कि क्वेश्चन गलत है, ये गलत हो रहा है या सॉल्व नहीं हो रहा, तो हो सकता है वो गलत हो, इसलिए उसको टाइम उस पर ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। बाद में बता देता हूँ कैसे करना था इसको। हम इसको ना बाई पार्ट्स करते हैं, तो मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन तो a दिया हुआ है, अब 0 to 1 ET × 1/1 + t, इसको ना हम इंटीग्रेट करते हैं बाई पार्ट्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के, इसको सेकंड फंक्शन मान के। तो क्या रूल होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ET का इंटीग्रेशन ET हो जाएगा, माइनस ET का इंटीग्रेशन ET, और 1 + t का हो जाएगा 1 + t का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ना यहाँ पे हम आप लिमिट पुट कर देते हैं। जैसे ये t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आ जाएगा e/2, और 0 पुट करोगे तो आ जाएगा एनीथिंग e⁻0 1 होता है, तो 1 - 1 प्लस ये हमें इंटीग्रल निकालना और इक्वल टू a हो गया, यानी इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये समझ गए ना, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट की है, तो इसका आंसर आ जाएगा a - e/2 + 1, तो यानी a + 1 - e/2, तो ये ऑप्शन करेक्ट दिख रही है हमें। तो इस तरह करना था, बट उस टाइम पे ये गलत क्वेश्चन था, तो इसके उन्होंने डिलीट कर दिया था, मतलब इसके मार्क्स कंसिडर नहीं किए गए थे। अगला क्वेश्चन, ये पैराबोला है आपका, y = x², y की तरफ ओपन होगा, y = 4, y 4 पे सीधी लाइन होगी। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज 2 कर्व, तो ये एरिया निकालना है उसमें। तो हम क्या करते हैं, इसका इंडिकेट कर देते हैं 0 से 4 तक, तो 0 से 4 तक क्योंकि y की लिमिट है, तो क्वेश्चन से x की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी √y, तो √y मतलब y की पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 3/2/3/2, और फिर इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 to 4, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 8 हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 16/3, बट ये तो एक पार्ट का एरिया हुआ, हमें तो टोटल का निकालना था, तो डबल कर देंगे 32/3, आपका आंसर आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। 159 क्वेश्चन, हमसे पूछा गया कैसा मैट्रिक्स होगा। वैसे ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर इसका पता हो डायरेक्ट आपका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि एनसीईआरटी का ना मिसलेनियस एक्सेस क्वेश्चन है कि ये हम ले लेते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल एनसीईआरटी करी होगी तो बहुत इजीली आप इसको कर लेंगे। इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या होता है। तो ये बन जाएगा पहले वाले का ट्रांसपोज, क्योंकि माइनस में तो सेम रूल फॉलो होता है, माइनस फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज, सेकंड वाले का ट्रांसपोज। प्रोडक्ट में ही उल्टा हो जाता है, तो पहले आएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी बी, फिर इंटू ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे यानी ए, फिर बी ट्रांसपोज। नेगेटिव कॉमन लेने पे ये वापस वही टर्म बन रही है, तो हम कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स अपने
इसके मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म अपने का ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 160 क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा। अब a प्लस बी ए माइनस बी, जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ जल्दी में हम गड़बड़ भी क्या करते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग देते हैं, बट मैट्रिक्स में ये रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब एल्जेब्रा में तो क्या होता है, ए बी और बी ए सेम होते हैं, इसलिए कट किया आंसर आ जाता है, अदरवाइज मैट्रिक्स में ऐसा ही रह जाएगा। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी ए माइनस ए बी, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। 160 क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स एक 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, यानी 0 0 0, बाकी सब 1 है जब आई और जे बराबर नहीं है। तो पूछ रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो ये ए स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आंसर आ जाएगा 2। अब जब ये 2 आ गया, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई तो हो नहीं सकता, क्योंकि आई के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ए हो नहीं सकता क्योंकि ए में पहला एलिमेंट 0 था, नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। तो कई बार हमें ऐसा भी देखना होता है कि सारे सॉल्व ना करना पड़े, डायरेक्टली हम देख के बता सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेते हैं। अब ए स्क्वायर का ट्रांसपोज का मतलब है ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के इक्वल है, तो माइनस ए इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली ए स्क्वायर मिल गया, यानी ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करने पे अगर ए स्क्वायर मिल रहा है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम कह देंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, 163 क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अगर आप देखें ए इनवर्स तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए होता है, सही करेक्ट है। ए इनवर्स का मतलब ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी करेक्ट है और ये भी प्रॉपर्टी करेक्ट है। ये ऑप्शन गलत है, तो ये सही नहीं होगी, ठीक है ना। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, आप अगर ए प्लस बी का इन्वर्स को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दे तो आई आना चाहिए, जो यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसलिए फिर ये रॉन्ग हो जाएगी। तो यानी इसमें हम कहेंगे डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन पूछी जो गई है वो होनी चाहिए, ठीक है। 164 क्वेश्चन देखते हैं। देख रहा है ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल के एंगल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए पूछी गई है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ना मैं C2 में से cos C टाइम्स C1 ऐड कर देता हूँ और C3 में से cos B टाइम्स ऐड कर देता हूँ C1 का। तो इससे क्या होगा, मेरे को ये मिल जाएगा -1 cos C cos B, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे होगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर सी, -1 प्लस कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर सी। अगला वाला यहाँ हो जाएगा cos A प्लस cos B इंटू कॉस सी। अगले वाले में इसका ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा cos A प्लस cos C इंटू कॉस B। और लास्ट वाले बन जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर B, -1 प्लस कॉस स्क्वायर B यानी माइनस साइन स्क्वायर B। अब जब इसको ओपन करेंगे इसके लॉन्ग, तो फर्स्ट वाले के लॉन्ग ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 साइन स्क्वायर B साइन स्क्वायर C माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा cos A cos B cos C का होल स्क्वायर। अब cos A को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos A को लिख सकता हूँ पाई माइनस ए बी प्लस सी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है ट्राइंगल के, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये बन जाएगा माइनस cos B प्लस सी प्लस cos B cos C। अब इसका होल स्क्वायर भी है। तो अब आप क्या देखोगे, साइन स्क्वायर B साइन स्क्वायर C है। अब cos B cos C का cos B प्लस cos C का क्या फॉर्मूला होता है, cos B cos C माइनस साइन है साइन B। तो ये बाहर माइनस होने की वजह से cos वाला पार्ट कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा साइन B साइन C, और उसका स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर B साइन स्क्वायर C, और ये बाहर भी सेम है, कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। यानी इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है,
0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। आप कोई वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पूछा हुआ है अगले वाले में 165 में कि ए स्क्वायर आई है तो इसकी वैल्यू बताओ। अब ए स्क्वायर अगर आई है तो पहले हम निकालते हैं ए माइनस आई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कई बार इसमें बच्चे इसमें ए क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगता नहीं मैट्रिक्स में, ठीक है ना। इस तरह से जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर ये वाले क्वेश्चन में स्क्वायर में नहीं लगता। यहाँ मतलब है इसको हमने इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई ए विच इज़ ए माइनस ए आई विच इज़ ए प्लस आई स्क्वायर ये विच इज़ आई, और ए स्क्वायर भी ए है तो ये ए से ए कट जाएगा, ए स्क्वायर आई है सॉरी, ए स्क्वायर आई है तो ये बन जाएगा 2i माइनस 2a, यानी 2 टाइम्स आई माइनस ए, यानी माइनस 2 टाइम्स ए माइनस आई। अब क्यूब करना है तो इसी को मैंने वापस ए माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक माइनस 2 था, फिर से आपका माइनस 2 टाइम्स ए माइनस आई आ जाएगा, यानी 4a माइनस 4i आ जाएगा। अब जब प्लस करेंगे तो प्लस वाले में a प्लस आई का क्या आंसर आएगा, प्लस वाले में यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपके पास सब जगह, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 2a प्लस 2i, और दोबारा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4a प्लस 4i, और जब उन दोनों को ऐड करेंगे कट जाएगा 8a माइनस 7a, तो यानी आंसर आएगा a। तो ए ऑप्शन कौन सी करेक्ट है हमारी, ए ऑप्शन हमारी ये करेक्ट है। तो ये ईजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ मैं, तो अगर आपको समझ नहीं आए तो थोड़ा आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। यूट्यूब में हमारे पास ऑप्शन होती है कि इसकी स्पीड को हम और कम कर सकते हैं, नहीं तो पहले खुद ट्राई कर लीजिए, ठीक है। ये सिर्फ हेल्प पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपको लगे कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो ये मेथड से भी हम कर सकते हैं। मैंने अपने सॉल्यूशन डिस्कस किए जिससे मैंने क्वेश्चन को टाइम पे सॉल्व कर पाया। उस टाइम पे ऐसा पेपर आया था, कुछ और पेपर भी आपसे डिस्कस करूँगा। ये जो क्वेश्चन है ये आप ग्राफिकली समझे तो ये ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आपको याद है सिग्मा फंक्शन है, सिग्मा फंक्शन क्या होता है कि ये 1 से जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो उसके लिए 1 देता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 देता है, अदरवाइज 0 होता है ना। तो ये सिग्मा फंक्शन का पार्ट है, और सिग्मा फंक्शन 0 पे कॉन्टीन्यूस नहीं होता तो नहीं होगा। बट अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट निकालो। लेफ्ट एलिमेंट में मॉड एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल, माइनस एक्स के इक्वल, क्योंकि एक्स 0 से छोटा हो जाएगा तो उस केस में ये आंसर माइनस बन देगा। राइट एलिमेंट में ये एक्स हो जाएगा तो हमारा 1 आंसर देगा। लेफ्ट एलिमेंट माइनस लेफ्ट लिमिट और राइट एलिमेंट मैच नहीं कर रही इसलिए आंसर नहीं आ पाएगा, इसलिए लिमिट x0 एग्जिस्ट हो जाएगी। सम ऑफ n टर्म्स का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है n+1/2, और नीचे n स्क्वायर है, n से n कट जाएगा तो हमारे पास आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और मैं 1/n को दोनों के नीचे ले जाता हूँ तो n/n 1 और 1/n 1 टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो यहाँ पे जब लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट निकाल लो, वैसे इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि जैसे आप लेफ्ट एलिमेंट निकालोगे तो आ जाएगा -h इंटू साइन ऑफ -1/h, जो बाहर आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ जैसे ही मैं h की वैल्यू डायरेक्ट अप्रोच पुट करता हूँ तो 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 हमारा फाइनाइट आंसर आएगा। उसको जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर 0 आ गया। राइट एलिमेंट भी सेम आ रहा है इसलिए ये हमारा आंसर 0 ही रहेगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सी एन अगर मैं मान लूँ या ए एन मान लूँ, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है 1/r जो होती है वो होती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an, ठीक है, इसका मॉड होता है। तो यहाँ पे अगर an अगर मैं इसको an मानता हूँ n+1 है तो an+1 क्या हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा तो n+2 अपॉन n+1। इसको सॉल्व करने के लिए n से हमने डिवाइड कर दिया, जैसे ही डिवाइड किया तो ये आ गया 1+2/n अपॉन 1+1/n। n टेंड्स टू इन्फिनिटी होने की वजह से 0 हो जाएगा तो यानी 1 आ गया। 1/r अगर 1 है तो r हमारा 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके 170 क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म पूछा, इनमें से कौन सी होगी। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म वैसे हमारे को पता क्या होती है, 0/0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 0 इज फॉर 0, 1 इज फॉर इन्फिनिटी, इन इज फॉर 0 और 0 इंटू इन्फिनिटी। ये बेसिकली एक्चुअल इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो यानी इसका मतलब हो गया ये वाली हमारी करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये भी करेक्ट है और 0 इंटू इन्फिनिटी भी करेक्ट है, यानी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो हम इसका कहेंगे इसका ऑप्शन 170 का ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस कर दिए। आप इसको ट्राई करिए, बाकी फिर मैं अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है।
और कोई डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हो। और मेरे पास अगर आपके पास कोई पेपर हैं जिसको आप लगता है कि शेयर कर सकते हैं या सॉल्व करवाना है मुझे, तो आप मेरे मेल पे जो है shashank.vora.sps@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी सॉल्यूशन डाल सकूँ, चाहे वो KVS का पेपर हो, NVS का हो या DSSB का। अगर आपका कोई पेपर मिलता है तो मुझे शेयर करिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन तो कोशिश करूँगा अपलोड करने की, क्योंकि अभी तो वेकेशन चल रही है तो आई हैव सम टाइम, तो उसे बाकी बच्चों का, बाकी कैंडिडेट का भी हेल्प होगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।